नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। और बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, अपने प्यार और जो विश्वास आपने हम पर जताया है। उम्मीद करेंगे कि हम उस पर खरे उतरें और आपके सिलेक्शन में हमारा जो योगदान रहे वो अच्छा रहे। और थोड़ा सा भी सही अगर योगदान हुआ आपके सिलेक्शन में हमारा, तो हम उसे अपना सौभाग्य समझेंगे। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए पॉलिटी की जो अब की बार टीचर बनेंगे यार सीरीज है, उसका ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। और इसमें पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने मौलिक अधिकारों की बात की थी। आज हम डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के ऊपर बात करेंगे। और उम्मीद करेंगे कि इसमें 30 क्वेश्चन है, टोटल टेस्ट होगा ये। और उम्मीद करूंगा कि आप कम से कम 25 जरूर सही करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए समय नहीं गंवाएंगे और बिल्कुल शुरू करते हैं अपने इस टेस्ट को। और देखेंगे कि आप लोग कितना सही कर पाते हैं। कमेंट सेक्शन में आंसर फटाफट देते जाइएगा और जल्दी से इस टेस्ट को हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्व जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत बार कराया मैंने, तो आंसर तो आपने बता ही दिया होगा, फिर भी जान लेते हैं। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, डीपीएसपी जो लिया गया है वो आयरलैंड से लिया गया है। यूएस से हमने क्या क्या लिया है, एकल नागरिक यहाँ से हमने जो जुडिशियल रिव्यू की बात अगर हम करें तो जुडिशियल रिव्यू यानी कि जिसको न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं वो लिया हमने। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ से ली है। बाकी आप अगर देखेंगे तो जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एक होता है, वो भी हमने यूएस से ही लिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, ये हमने यूएस से लिया है। उसके बाद ब्रिटेन से हमने क्या लिया, ब्रिटेन से हमने संसदीय जो प्रणाली है वो हमने लिया, संसदीय प्रणाली। उसके बाद एकल नागरिकता, ये भी हमने ब्रिटेन से ली है, एकल नागरिकता। ठीक है, और जितने भी हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, ये सारी सिस्टम जो है ये सारा कुछ ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, कनाडा से हमने जो अपना संघीय व्यवस्था है वो ली है, संघीय जो व्यवस्था है हमारे देश की वो जो हमने ली है वो कनाडा से ली गई है। चलिए, नीति निर्देशक तत्व जो है वो किस प्रकार के न्याय के प्रोत्साहन के लिए है दोस्तों। 3 प्रकार के न्याय होते हैं, एक होता है सामाजिक, एक होता है आर्थिक और दूसरा होता है राजनीतिक। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के न्याय होते हैं। अगर हम देखें तो सामाजिक और आर्थिक न्याय जो हैं ये दोनों किससे प्रोत्साहित होते हैं। तो सामाजिक और आर्थिक न्याय जो होते हैं वो आपके डीपीएसपी में दिया गया। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। राजनीतिक न्याय जो है आपका फंडामेंटल राइट्स को प्रमोट करता है, यानी कि मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार आप जान चुके हैं, आर्टिकल नंबर 12 से 35, भाग नंबर कौन सा दोस्तों, भाग नंबर 3। इतने मौलिक अधिकार होते हैं और मौलिक अधिकार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल पहले 7 थे लेकिन अभी कितने रह गए, 6 रह गए। कहाँ से, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में जो प्रॉपर्टी का राइट था उसको हटा के आर्टिकल नंबर 300A में डाल दिया गया। ठीक है, तो अभी मौलिक अधिकार कितने प्रकार के, 6 प्रकार के हैं। चलिए, मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पे जोड़े गए थे। बहुत आसान सवाल है दोस्तों, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और कौन सी वो जो है संविधान संशोधन अधिनियम था, 42वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था 1976, इसके तहत जो है जोड़ा गया था। और अगर मैं यहाँ पे आपको ध्यान देने योग्य ये बताऊँ कि ये उस समय का टाइम था जब इमरजेंसी थी देश में 1977 में, और इंदिरा गांधी की सरकार थी। और उसी समय जो है ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। कहाँ पे जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्य, भाग अगर आप देखेंगे तो 4A में जोड़ा गया था। और अगर अनुच्छेद की बात करेंगे आप तो अनुच्छेद 51A में। पहले कितने थे, 10 थे मूल रूप से, उसके बाद 11 कर दिए गए कब, 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में। ठीक है, 2002 में इसको जो है 11 कर दिया गया। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी ये पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड है। और के संथानम कमेटी आप सीबीआई जानते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बोलते हैं इसको। और सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये दोनों चीज़ों जो है किसके रिकमेंडेशन पे आई है, किसके सिफारिश पे आई, के संथानम कमेटी के। ये कब बनी थी दोस्तों, 1964 में बनी थी। ठीक है, पीजे नायक कमेटी किससे रिलेटेड है, पीजे नायक कमेटी जो है बैंकिंग से रिलेटेड है। और बैंकिंग में जो बैंक बोर्ड ब्यूरो के अगर हम पढ़ेंगे, जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में, तो वहाँ पे पीजे नायक कमेटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, मूल रूप से संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। तो ये आंसर थोड़ा ट्रिकी है, देखता हूँ कितने लोग सही कर पाते हैं। तो मूल रूप से संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, 0 थे, क्योंकि संविधान में मौलिक कर्तव्य मूल रूप से थे ही नहीं। कब जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़े गए थे। ठीक है दोस्तों, और मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य थे, वो थे 10। मूल रूप से संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, वो 0 है।
लेकिन मूल रूप से मौलिक कर्तव्य कितने थे, वो थे 10, ठीक है। उसके बाद एक 11वां कर दिया गया, कब, 86वें संशोधन अधिनियम 2002 में। कब, कि बच्चों को, जो भी आपके बच्चे हैं 6 वर्ष तक की उम्र के, उनको जो है निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराए 6 से 14 साल के बच्चों को, ठीक है। तो ये मौलिक कर्तव्य बाद में ऐड किया गया। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से क्या नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है नीति निर्देशक तत्व जो है कितने हैं, तो उसमें बताना आपको कौन सा इसमें भाग नहीं है इसका। तो चलिए पहले पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन करना, बिल्कुल ये नीति निर्देशक तत्व का भाग है, और ये आर्टिकल नंबर आपका किस में आता है, 51 में, ठीक है। 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, ये भी है। ये किस में है, आर्टिकल नंबर 45 में। इसमें क्या है कि आर्टिकल नंबर जो 45 है उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया था, तब जाके ये 14 वर्ष तक के बच्चों वाली बात की गई थी। तो वो चेंज कब किया गया था, 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें चेंज किया गया था, ठीक है। गोवध का जो निषेध है, गोवध का अगर आप निषेध देखेंगे तो वो जो है गांधीयन प्रिंसिपल में आता है। और इसके बाद आपका आता है निजी संपत्ति का अधिकार। तो ये निजी संपत्ति की जो समाप्ति है, यही नीति निर्देशक तत्वों का भाग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 थे, चारों में से केवल एक ही था जो इसका भाग नहीं था। चलिए, किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना गया। देखिए 3 प्रकार के नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, मैंने बताया था, समाजवादी, ठीक है, एक होता गांधीवादी, एक होता उदारवादी, ठीक है। तो उदारवादी माना गया, गांधीवादी और समाजवादी। जो गांधी जी के विचारों से प्रभावित थे उनको गांधीवादी मान लिया गया, जो सामाजिक भावनाओं से प्रेरित थे उनको सामाजिक माना गया, और जो उदारवादी यानी कि जो आज के समय के हिसाब से जो थे वो उनको उदारवादी माना गया। तो ये संविधान ने इसको नहीं किया है, ये हमारे जो पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल्स थे, जो पॉलिटी के जानकार तो लोग थे वो थे। तो दोस्तों अगर पहला देखें तो गोवध पर जो प्रतिबंध है ये गांधीवादी प्रिंसिपल दोस्तों, ठीक है। गांधी जी जो थे इन सब के खिलाफ थे, गौ हत्या वगैरह पे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, ये प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये उदारवादी हो गया, ठीक है। लिबरल इसको बोलते हैं, लिबरल प्रिंसिपल्स में आता है। आय की असमानताओं को कम करना दोस्तों, तो जो आपने पढ़ा होगा, एक मैंने आर्टिकल आपको बताया था, इक्वल पे करना इक्वल वर्क के लिए, ठीक है। तो वो जो है आर्टिकल नंबर 38 में आता है, मतलब 38 में, कि अगर आप कोई फीमेल है कोई मेल, अगर दोनों सेम काम करते हैं तो उनको सेम जो है वो सैलरी दी जाएगी। तो ये जो एक तरह से समाजवादी प्रिंसिपल है, ठीक है, समाजवाद को बढ़ावा देता है, ठीक है। ग्राम पंचायतों की जो स्थापना है ये गांधीवादी प्रिंसिपल है। गांधी जी जो है वो क्या किस पे भरोसा करते थे, वो स्वशासन, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो एक लोकल लेवल पे होती है उसको, तो ये भी गांधीवादी है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, सी इसका सही आंसर। चलिए, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं उनका महत्व किसके लिए है, तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो किसके लिए बेसिकली होता है, तो ये सरकार के लिए होते हैं, यानी राज्य, यहाँ पे सरकार भी यही हो जाएगा, ठीक है। नागरिक के लिए क्या आपका मौलिक कर्तव्य है और मौलिक अधिकार है, ये दोनों का महत्व नागरिकों के लिए है, ठीक है, मौलिक अधिकार। लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वो सरकार या राज्य को, इनको ये डायरेक्शन है कि आप जो पॉलिसी बनाइए, जो नीतियाँ बनाइए, उसमें क्या क्या बातें आप समझ में रखेंगे, क्या चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपने रूल्स को बनाएंगे। समाज के लिए क्या है, समाज के लिए कुछ नहीं है, समाज में नागरिक होता है, नागरिकों के लिए आपने देख लिया मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार। निजी संपत्ति समितियों के लिए क्या है, इनके लिए ये सब नहीं है। चलिए, मौलिक कर्तव्यों की संख्या अभी के समय में कितनी है, तो अभी के टाइम पे मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो इसमें बिल्कुल सोचना नहीं, 11 है। पहले 10 थे, 10 से 11 कब हुए, 86वें में बता चुका हूँ बहुत बार। चलिए, किस संविधान संशोधन के तहत एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो बिल्कुल ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि पूछे जा चुके हैं सब, ठीक है। तो 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था कि आप अपने बच्चों को जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर, यानी कि जो बचपन की जो केयर होते हैं, एजुकेशन होते हैं, वो सब प्रोवाइड कराया जाए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम जो है 24 अप्रैल को पास हुआ था। 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है दोस्तों। पंचायती राज दिवस क्यों मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है पंचायती राज सिस्टम को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाता है। 97 संशोधन अधिनियम में कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है। अगर आप आर्टिकल नंबर 19(1)(c) देखेंगे तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करता है, और आर्टिकल नंबर 43(b) देखेंगे तो ये भी सहकारी समितियों की बात करता है। तो ये दोनों जो आर्टिकल हैं ये 97 संशोधन अधिनियम के तहत जोड़े गए थे। 74वें में नगर निगम वगैरह जो है, नगर निकाय जो होते हैं उनको जोड़ा गया था, और ये 73 और 74 ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन अधिनियम थे, ठीक है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक तत्व जो है ये क्या है,
तो क्या ये कानूनी रूप से बाध्य है? बिल्कुल नहीं। मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाते हुए बताया था कि बाध्य तो नहीं है, लेकिन सरकार ने एक वर्मा कमेटी है जिसके बारे में मैंने बताया था आपको कि वर्मा कमेटी को ये पाया ऑब्जर्वेशन में कि बहुत सारे मौलिक कर्तव्यों को सरकार ने कानूनी रूप से बाध्य किया हुआ है। तो जैसे आप झंडे हैं, भारत देश का झंडा है, एम्बलम है, या भारतीय देश के कुछ कोई और चिन्ह है, उसका आप अनादर नहीं कर सकते पब्लिकली, आपको जेल भी हो सकती है, आपको आपके ऊपर जो है कुछ फाइन लगाया जा सकता है। तो वो कानूनी रूप से बाध्य किए गए हैं, लेकिन वो संवैधानिक रूप से कानूनी रूप से बाध्य नहीं थे। तो ये गलत हो जाता है, कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। सरकार इन्हें लागू करवा सकती है, जी हाँ किया गया है। तो आप ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी आंसर, बी और सी। चलिए, नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों ये भाग किस में आते हैं? 4 में आते हैं। अनुच्छेद कित में आते हैं? अनुच्छेद आपके आते हैं 36 से 51 तक आते हैं। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? इसको रसिया से लिया गया है, यानी जो पहले यूएसएसआर था, रसिया से लिया गया है। सॉरी, या कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। ये रसिया वाला जो है ये तो मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, आयरलैंड से लिया गया है और ये कानूनी रूप से बाध्य नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 36 से 51 तक। ठीक है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? मौलिक कर्तव्य आपका 51A के अंतर्गत आते हैं। बताया मैंने, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन से इसको जोड़ा गया था। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया था। कहाँ से लिया गया? यूएसएसआर, जिसको आज का रूस रसिया भी बोलते हैं। और ये कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। टोटल 11 है आज के टाइम पे, पहले कितने थे? 10 थे। 10 से 11 कब हुए? 86वें संशोधन अधिनियम। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। कुछ और अगर पूछा जा सकता है कि आपके कर्तव्य दिया पूछता है कि कौन से आर्टिकल में है या कौन से आर्टिकल, तो वो आप पिछली क्लास अगर आप देखेंगे तो वहाँ से आप अंदाज़ा लगा लेंगे। 300 में क्या है? जो राइट टू प्रॉपर्टी है, 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसको ऐड किया गया, तो इसको लीगल राइट बना दिया गया। जमींदारी, जमीन उमीन का जो अधिकार है वो। 52 क्या है? ये राष्ट्रपति के बारे में बात करता है, प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। ठीक है, किसने नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा कि ये नॉवेल फीचर है? ठीक है, इनको नॉवेल फीचर किसने कहा था? तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने इन्हें नॉवेल फीचर कहा था। जवाहरलाल नेहरू क्या है? जवाहरलाल नेहरू के बारे में जान दो, ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। ठीक है, इन्होंने जो है 13 दिसंबर को अगस्त प्रस्तावना जो है प्रस्ताव पेश किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उसके बाद जो है इन्होंने ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे, इन्होंने एक बुक भी लिखी हुई, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। आप सभी ने इसके बारे में सुना होगा। और ये हमारे फ्रीडम फाइटर थे, इनको दूसरा सत्याग्रही भी बोलते हैं, दूसरा इंडिविजुअल सत्याग्रही। जो इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था उसमें पहले तो विनोबा भावे थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू थे। और ये 1929 में जो लाहौर सेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। और जो 26 जनवरी का डेट है वो फिक्स करवाया था कि इसको हम आज़ादी के रूप में मनाएंगे अगले 1930 में। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ये इतना आप जान लीजिए। महात्मा गांधी के बारे में 1915 में भारत में आए जनवरी में, और इन्होंने कई सारे जो है रिपोर्ट्स वगैरह भी पब्लिश किए। महात्मा गांधी ने एक सेशन को प्रिसाइड किया था, कांग्रेस के बेलगाम सेशन को, कर्नाटक में है बेलगाम। और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, 3-4 इनके, वो मैं हिस्ट्री क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये पहले भारत के होम मिनिस्टर भी थे। ठीक है, और भारत के जो एकीकरण का योगदान है उसमें इनका अभूतपूर्व योगदान है। ठीक है, इनमें से क्या मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो आपको अगर पढ़ेंगे तो मौलिक कर्तव्यों में तो टैक्स जमा करना ये मौलिक कर्तव्य बिल्कुल नहीं है। ठीक है, समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड। पिछले क्लास में मैंने बताया था यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जाके उसको देखिए, बहुत डिटेल मैंने बताया था कि समान नागरिक संहिता क्या होती है। और ये बेसिकली अभी केवल एक ही राज्य में है, वो किस में है? गोवा। गोवा हर घर नल से जल का पहला राज्य है, फर्स्ट पहला राज्य है जिसमें हर घर नल से जल है। ठीक है, हर घर नल से जल। और दूसरी बात यह है कि जो है गोवा फर्स्ट जो है रेबीज मुक्त राज्य है। ठीक है, पहला रेबीज फ्री स्टेट है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे जान लीजिए। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम ये भी गोवा में ही है। ठीक है, भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम ये गोवा में ही है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 44 समान नागरिक संहिता की बात करता है। आर्टिकल नंबर 43B किसके बारे में बात करता है? मैंने बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटी के। 97वें संशोधन अधिनियम 2011 में इसको ऐड किया गया था। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात करता है। 39A अगर आप पढ़ेंगे तो 39A में क्या है आपका? बताइए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ठीक है, सॉरी, इक्वल वो फ्री एंड लीगल एड है गरीबों के लिए। ठीक है,
चलिए, किस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह बोला था कि संविधान मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के संतुलन पर आधारित है? तो ये निर्णय था मिनर्वा मिल्स केस। 4 निर्णय मैंने बताए थे आपको। एक तो 1951 की बात की थी मैंने, चंपाकम दोराईराजन केस। उसके बाद में 1967 में आया गोलकनाथ केस के बारे में बात की थी मैंने। 1973 में केशवानंदा केस के बारे में बात की, और फिर 1980 में ये मिनर्वा मिल्स केस के बारे में बात की थी। 51 में क्या कहा था चंपाकम दोराईराजन केस में कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी पे। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में कभी कोई विवाद होता है तो फंडामेंटल राइट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। 1967 के गोलकनाथ केस में क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स को बचाना है तो उसके लिए जो है डीपीएसपी के लिए फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं किया जा सकता। 1973 में ये कहा गया कि संशोधन किया जा सकता है, लेकिन जो है आधारभूत ढांचा जो है, बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। 1980 में ये लाइन कही गई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा का दायित्व तो किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है आपका नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा। जो पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक जो प्रॉपर्टी है उसका आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, लेकिन अगर ऐतिहासिक इमारतों की बात की जाए तो वो नीति निर्देशक तत्वों में आता है। तो यहाँ कंफ्यूज मत कीजिएगा। पब्लिक प्रॉपर्टी के बचाव करना, उनका देख रेख करना, ये सारा फंडामेंटल ड्यूटी में आता है, नीति निर्देशक तत्वों में नहीं आता। लेकिन अगर आप बात करें नीति निर्देशक तत्वों की तो उसमें क्या आता है? डीपीएसपी में आता है कि हिस्टोरिकल जितने मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी सुरक्षा का, उनको रेनोवेशन का दायित्व किसके अंतर्गत होगा? स्टेट के अंतर्गत, यानी सरकार के अंतर्गत। समान काम के लिए समान भुगतान, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, किसके अंतर्गत आता? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता। मैंने बताया था आपको, आर्टिकल नंबर 38A में इसको ऐड किया गया था। ठीक है, चलिए। बर्मा समिति इसमें से किससे रिलेटेड है? पिछली क्लास मैंने बताया था आपको कि बर्मा समिति किससे रिलेटेड है? मौलिक कर्तव्यों से। इन्होंने पाया कि जो बहुत सारे मौलिक कर्तव्य ऐसे हैं जिनको लागू करवाने के लिए सरकार ने बहुत सारे जो है कानून बनाए हुए हैं। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड बर्मा समिति, ये इन्होंने देखा कि यार झंडा अधिनियम वगैरह जो आप देखेंगे, और यूएपीए है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ये सारी क्लासेस मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि इन सबको सरकार ने लागू करवाया है मौलिक कर्तव्यों को। तो ये वर्मा कमेटी 1999 में आई थी, और किससे रिलेटेड है? ये मौलिक कर्तव्यों से रिलेटेड है। चलिए, निम्न में से किस अनुच्छेद का संबंध जो राज्य की परिभाषा से है? राज्य की परिभाषा अगर आप देखें तो वो फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी दोनों में दी गई है। फंडामेंटल राइट्स में राज्य की परिभाषा आर्टिकल नंबर 12 में दी गई है, और डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 36 में दी गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 और 36। क्या परिभाषा दी गई भाई कि यार राज्य वो चीज़ है कि जो भी मतलब सरकार के कंट्रोल में है वो राज्य है, समझ लीजिए। क्या क्या कंट्रोल में सरकार के, जैसे भी जितने भी आपके पीएसयू हैं, जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट हैं, सब राज्य के कंट्रोल में आते हैं। तो राज्य की डेफिनेशन, अगर मान लीजिए कोई निकाय है, कोई मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी रिलायंस है, वो सरकार से मिलके, गवर्नमेंट के साथ मिलके कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, तो मौके पे वो प्रोजेक्ट भी क्या आएगा? वो भी राज्य की डेफिनेशन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में दी है। क्वेश्चन नंबर 21, नीति निर्देशक तत्वों को किन 3 श्रेणियों में जो बांटा गया है उसमें से कौन सी उस श्रेणी का हिस्सा नहीं है? तो बताया मैंने, गांधीयन प्रिंसिपल बिल्कुल, समाजवादी, उदारवादी, साम्यवादी जो है ये नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? साम्यवादी। चलिए 22वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? तो वो राज्य आपका गोवा के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया। मध्य प्रदेश का जो पहला इंडिया का जिला है बुरहानपुर, जो हर घर नल से जल जो है डिक्लेयर हुआ है डिस्ट्रिक्ट, वो बुरहानपुर एमपी में ही है। ठीक है, एमपी में अभी हाल ही में कूनो नेशनल पार्क न्यूज़ में था। क्यों दोस्तों? क्योंकि साउथ अफ्रीका से जो चीता आए थे उन्हें कहाँ शिफ्ट किया गया? कूनो नेशनल पार्क में। ठीक, मौलिक कर्तव्यों को कौन लागू करवा सकता है? दोस्तों मौलिक कर्तव्य दोस्तों जो है वो लागू होते सिटीजन्स पे, फॉरेनर्स पे नहीं होते। तो अगर बात सिटीजन की आती है या लोगों की आती है, किसी एक स्टेट की नहीं आती है, तो किसके पास वो राइट्स होगा? केंद्र सरकार के पास। कोई भी कानून बना के लागू करवा सकती है। लेकिन अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रिक है कि कानून बनाने की शक्ति तो राष्ट्रपति के पास भी है अध्यादेश के जरिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी। ठीक है,
मुफ्त में कानूनी सुविधा मुहैया कराना किसके अंतर्गत आता है? मैंने अभी बताया आर्टिकल नंबर 39A। इसके तहत 1987 में अगर आप देखेंगे तो नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी उसको इस्टेब्लिश किया गया था। 1939A के अंतर्गत आता है मुफ्त में आपको लीगल एड दिया जाना। गरीब या फिर जो कमज़ोर वर्ग के तबके के लोग हैं ये किस में आएगा? नीति निर्देशक तत्वों में आएगा। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं सिद्धांत उसमें किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई है? तो वो 14 वर्ष तक की बात की गई, 6 से 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया? दोस्तों 3 अंग होते हैं सरकार के, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है जुडिशरी, एक होता है लेजिस्लेचर। ठीक है, तो लेजिस्लेचर तो अलग हो जाता है, कानून बनाता है, लेकिन कानून पालन करवाना और उस पालने में अगर गलती हो जाए तो उसके आप कोर्ट में जा सकते हो, जुडिशरी। अगर यही दोनों मिल जाते हैं तो बड़ा विकट परिस्थिति हो जाएगी समाज के लिए, इसीलिए इनको अलग रखने की बात की गई है। तो किस आर्टिकल में की गई है? तो वो आपके आर्टिकल नंबर 50 में की गई है। ठीक है, काम करने का अधिकार, मैंने आपको बताया था ना कि बेरोजगारी या बुढ़ापा या किसी को कोई दिव्यांग हो गया हो, किसी कारणवश किसी का कोई पैर कट गया हो, किसी का कोई भी नुकसान हो गया हो तो उसको काम नहीं मिल रहा हो, तो उसको काम देने का जो है वो दायित्व तो किसके अंतर्गत आता है? सरकार के अंतर्गत आता है। और वो किस में? काम करने के अधिकार के अंतर्गत आता है। तो काम करने का अधिकार किस आर्टिकल में? आर्टिकल नंबर 41 में। ठीक है दोस्तों, इसी के तहत मनरेगा वगैरह कार्यक्रम शुरू किया गया था ताकि सबको लगभग कम से कम 100 दिन का रोजगार तो दिया ही जा सके। ठीक है, आर्टिकल नंबर 21 राइट टू लाइफ की बात करता है। इसमें काम करने जैसा कुछ बात नहीं किया गया है, हाँ यहाँ पे सीधा सीधा मेंशन किया गया है ना काम करने का अधिकार। ठीक है, तो काम करने का जो अधिकार है वो मौलिक अधिकार नहीं है, तो उसको यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसमें कौन सा है जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे पिछली क्लासेस में जाके तो ये सारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में आते हैं सिवाय एक के, और वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, RTI। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, बताना है RTI जो है वो किस साल पास हुआ था, किस साल से लागू हुआ था। ठीक है, कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर दीजिए। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा नहीं जोड़ा गया था? 3 चीजें जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, वो मैं आपको बताऊंगा। एक तो आपका 39A है, ठीक है, एक आपका 43A है। 39A बेसिकली क्या है दोस्तों? मैंने बताया था आपको, कानूनी सहायता, मुफ्त कानूनी सहायता आपको 39A के तहत मिलती है। 43A की अगर हम बात करें तो 43A में क्या है? जैसे भी जो भी काम करते हैं कामगार, जो मजदूर होते हैं, कामगारों को एवं मजदूरों को ये समान जो मैनेजमेंट है, जो प्रबंधन का जो समान जो राइट्स है उसको दिया गया। और बाद में सबसे लास्ट में एक और जोड़ा गया 48 से इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण को सुरक्षित करना। ये 3 आर्टिकल जो है जोड़े गए थे। एक आर्टिकल और जोड़ा गया था 38A। तो ये 4 आर्टिकल जोड़े गए थे 42वें में। अब यहाँ पे देखना आपको है कि कौन सा नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो समान नागरिकों के लिए समान आचार संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह आर्टिकल नंबर यानी कि अनुच्छेद 44 में है, तो जोड़ा ही नहीं गया। तो नहीं जोड़ा गया तो आंसर नहीं पूछा है, क्या हो जाएगा? C। चलिए, इसमें से क्या मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है? दोस्तों मौलिक कर्तव्य कुल 11 हैं। मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, आपको वो जानना चाहिए। एज ए सिटीजन, भारत का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपको मौलिक कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप पढ़ाई कीजिए, उसको बार बार पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। तो इसमें से क्या है आपको जो मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है? वो है अपराध ना करना। ठीक है, महिलाओं का सम्मान करना बिल्कुल शामिल है, भाईचारे को बढ़ावा देना शामिल है, देश की संप्रभुता एवं सुरक्षा की रक्षा करना ये भी शामिल है। तो उम्मीद करता हूं कि जो पिछली क्लासेस को अच्छे से रिवाइज करके आए होंगे उनके अच्छा ये टेस्ट गुजरा होगा। जो लोग नहीं रिवाइज किए हैं, समय है उनके पास, वो उसको अच्छे से रिवाइज करें, पढ़ाई करते रहिए। देखिए सिलेक्शन तो होना ही है, अगर आप अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, वैकेंसी इस साल नहीं तो अगले साल तो आनी है, क्योंकि इलेक्शन तक तो इनको भर्ती लेनी ही लेनी है। तो पूरा तन मन धन जितना भी आप लगा सकते हैं अपना 100% दीजिए, क्योंकि एट द एंड कम से कम आप अपने ऊपर क्वेश्चन ना करें कि यार मैंने अपना 100% नहीं दिया। तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से पढ़ेंगे। और हमारा जो परिवार है स्टडी शाला 2.0 जितने भी सदस्य हैं इसके, उम्मीद करूँगा कि अगले 1-2 सालों में सबकी नौकरी लग जाए और सब अच्छे पथ पर चलें, समाज को एक दिशा दें और डेवलपमेंट में योगदान दें। इसी सब उम्मीद के साथ, इसी सब आशा के साथ
विदा लेते हैं, अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।